एक परिवार में बूढ़े माँ बाप और एक छोटी सी बेटी और एक पिता। उस बेटी का यहाँ पर पिता के अलावा और दादी दादा के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो पिता जो एक भट्टे पर यानी जहां पर ईंट बनाई जाती हैं उस पर काम करता है और अपने घर का पालन पोषण करता है। और इस घर को इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यानी कहते हैं ना कि इस पूरे घर को यही व्यक्ति चला रहा था। और यहाँ पर ये व्यक्ति चलाने के साथ साथ अपनी बेटी को माँ का भी प्यार दे रहा था, क्योंकि इसकी पत्नी इस बेटी के पैदा होने के बाद इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, बहुत दुख होता है जब अर्धांगिनी या जीवन संगिनी इस दुनिया से चली जाती है। कुछ कहानी, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें रोने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ घरों का दर्द, कहते हैं ना कि हर एक ईंट में हर एक घर कोई ना कोई बोझ लेकर खड़ा है। कहीं खुशी लेकर खड़ा है तो कहीं गम लेकर खड़ा है। हर एक कॉलोनी या एक गलियारे में हर एक घर की एक अलग कहानी है। हर घर की दीवारों से एक एक कहानी जुड़ी हुई है जो आपको भावुक कर सकती है। तो चलिए इस घटना को बताती हूँ। यहाँ पर बिसौली के पास सरवा गांव पड़ता है और सरवा गांव में एक सूखा नाम का व्यक्ति होता है, जिसका हमने अभी जिक्र किया आप लोगों से। सूखा की पत्नी इस बच्ची को जन्म देने के बाद इस दुनिया से चली जाती है। सूखा के माँ बाप बहुत गरीब हैं और मतलब इतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन अपना ऐसा है कि काम चल रहा है और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। यहाँ पर इसकी पत्नी नहीं है। इसने दूसरी शादी का दिमाग में सोचा भी नहीं है। अपनी बेटी का पालन पोषण करता है और अपने माँ बाप का गुजारा करता है। धीरे धीरे जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। अब जो सूखा होता है वो सुरेश एक सेठ होता है, जिसका उसी गांव में भट्टा होता है, यानी सरवा गांव में भट्टा होता है और उस पर ये सूखा काम करता है। डडिया इस सूखा का नाम होता है और ट्रैक्टर से ईंट ढोने का ये काम करता है। इसका यही काम है, कहीं से कच्ची ईंटें लाना, कहीं पर पक्की ईंटें पहुंचाना, क्योंकि जो भट्टे का मालिक है उसने बहुत सारी जगह, आप लोग समझते हैं कि ईंटों को कैसे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, तो यही सब कुछ काम चलता रहता है और यहाँ पर सूखा अपनी जिंदगी को बिताता है। सूखा की एक खासियत मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। सूखा जो होता है वो भले ही उसके पास पैसा कितना भी कम है, लेकिन अगर सामने कोई दुखी इंसान है जिसको मदद की जरूरत है तो सूखा पीछे नहीं हटता है, उसकी मदद करता है, जबकि उसे पता है कि उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसी तरह से सूखा अपने जीवन को बिता रहा था। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जिंदगी का हर एक पल बहुत जल्दी बीत रहा था। तभी यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ, एक दिन सूखा सुबह 3 बजे घर से निकलता है। अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेकर निकलता है, भट्टे पर पहुंचता है और वहां पर ईंटों को भरता है। कच्चे रास्ते से लेकर उन ईंटों को गांव की तरफ आता है। जहां पर जरूरत होती है वहां पर ईंटों को मुहैया कराता है। रास्ते में ऐसी थी जगह के बीच में कच्चा रास्ता है, इधर तालाब था और इस तरफ तालाब होता है इस गांव में। अब सूखा रात के करीबन 4 बज गए थे उसे ये सब करने में, और 4 बजे वो गांव की तरफ ईंटों को भरकर ला रहा था। तभी अनहोनी होती है और उसका ट्रैक्टर टिलोरी समेत पलट जाता है। पलटने के साथ साथ सूखा उस ट्रैक्टर में तालाब में गिर जाता है और उस ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है और ऐन मौके पर उसका पानी से और ट्रैक्टर के नीचे दबने से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वहां पर कोई भी नहीं रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आज भट्टे पर होली वाला दिन आ रहा था। होली के समीप की बातें होती हैं जब मजदूर भी भट्टे को छोड़कर अपने त्योहार को मनाने के लिए अपने अपने गांव चले जाते हैं। सूखा तड़पा भी होगा, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। जब दिन का भोर होता है यानी सूर्य निकलता है तो गांव में सनसनी मच जाती है। जिसने भी इस खबर को सुना बस यही कहा कि परमात्मा सही नहीं किया है। बूढ़े माँ बाप, छोटी बच्ची, कौन पालेगा इनको? इनके घर में तो वो महिला भी नहीं है जो इन्हें संभाल लेगी। दूसरा बेटा भी नहीं है जो इस परिवार को चला देगा। भगवान, तुमने ये क्या किया? चारों तरफ शोर मच जाता है, चारों तरफ लोग रोते हैं, लेकिन माँ बाप वही काम में लगे हुए थे। बेटा काम पर गया है। गांव वालों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इन माँ बाप को बताएं। तभी यहाँ पर सूखा के जो पिता होते हैं वो देखते हैं कि गांव का हर एक इंसान तालाब की तरफ भागा चला जा रहा है।
आखिरकार आज ऐसा तालाब पर क्या हुआ है। दोस्तों यहाँ पर सूखा के पिता जब उस तालाब की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर गांव के छोटे से लेकर बड़े तक सभी खड़े हुए थे। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे। वो अपनी पोती के उंगली पकड़कर हर एक इंसान से कहता है कि भाई क्या हुआ आगे, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? बुजुर्ग पिता कैसे सदमा बर्दाश्त करेगा। जो घर के जान पहचान वाले होते हैं दोस्तों, वो भी वहां पर थे। एक लड़के की नजर पड़ती है और वो यहाँ पर सूखा के पिता को गले लगाकर कहता है कि बाबा आप यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर आपके देखने योग्य चीज नहीं है। अरे क्या हुआ? उस व्यक्ति के मन में, सूखा के पिता के मन में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। भाई क्या हुआ? मुझे लग रहा है किसी का ट्रैक्टर है, टिलोरी है, क्या बात है? किसी का जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ है? वो किसी से नहीं रुकता है, लेकिन वो जैसे ही तालाब के किनारे खड़ा होता है वो एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और बस बहुत जोर से चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि परमात्मा तुमने क्या किया? मैं कैसे रहूंगा? मेरी पोती का क्या होगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? हम कैसे अपने घर का गुजारा करेंगे? दोस्तों यहीं से उस माँ को पता चलता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ भगवान को अनगिनत गालियां दे रही थी। प्रभु ये तो देखता कि मैं कैसे रहूंगी। और ये शब्द निकलते भी हैं, सच में ही निकलते हैं अंदर से। उस वक्त माहौल ही ऐसा होता है। गांव को ये चोट बहुत गहरी थी। गांव के लोगों को भी दुख था क्योंकि सूखा हर किसी की मदद किया करता था। दोस्तों यहाँ पर वो सुरेश भट्टे वाले से भी बहुत जुड़ा हुआ होता है। सुरेश भट्टे वाले के बहुत सारे काम किया करता था और कई काम तो वो मुफ्त में कर दिया करता था। इतना बड़ा दिल था उसका। एक गरीब का इतना बड़ा दिल होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग गरीब लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे फायदा उठाते हैं। घर पर कोई मजदूर काम करने आया तो उससे उसकी झाड़े से भी ज्यादा काम कराते हैं और फिर कहते हैं कि क्या बिगड़ जाएगा, अरे वो रोज काम करता है। अगर रोज ऐसे ही एक एक काम फालतू करेगा, एक्स्ट्रा करेगा तो उसके जीवन का क्या होगा। आप अपने घर में एक काम फालतू नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से अगर कोई पैसों से आया है ना तो उससे पूरी वसूली लेते हैं। ये थोड़ा सा अपना ना नेचर बदल लिए, अपने आप को बदलिए। अब यहाँ पर पूरे गांव में मातम होता है। सूखा के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा दिया जाता है, लेकिन ये माँ रोते रोते एक बात कह रही थी। मेरा बेटा 5 बजे मेरे पास आया था और मुझे 4 बार उसने आवाज लगाई, माँ सो रही हो या जग रही हो। माँ माँ 4 बार ऐसे बोला। ये माँ बताती है, सूखा की माँ। हालांकि कोई प्रमाण नहीं है उस वक्त का, लेकिन ये कहती हैं। दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाता है, धीरे धीरे जिंदगी बढ़ती है, लेकिन वक्त कब करवट लेता है ये किसी को पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सूखा की मृत्यु के 5 साल बाद, यानी 7 साल बाद, एक 5 साल का बालक इनके घर में आता है और इस महिला को माँ कहकर बुलाता है। कहता है कि माँ मैं तेरा बेटा हूं और मैं इस दुनिया में वापस आ गया हूं। माँ हैरान हो जाती है, कौन है भैया तू? वो कहता है कि माँ मैं सूखा हूं। वो कानों पर यकीन नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर मामला कुछ ऐसा था कि गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, सूखा कैसे आ सकता है। जो भी सुनता है सूखा की बात सुनकर वो सभी आते हैं। दरअसल इस 5 साल के बच्चे का नाम मुकेश होता है और ये जिला बदाऊं का अजनावर, इस गांव, यहाँ की हमने आपको पहले भी कई घटनाएं सुनाई हैं, अजनावर गांव का रहने वाला था। अजनावर गांव में से ये जो पास ही सरवा गांव है इसमें था ये, यानी सरवा गांव में सूखा था और अजनावर गांव में मुकेश, जो कि सूखा का ही दूसरा रूप था। ये आकर कहता है, लेकिन माँ यकीन नहीं करती है। अरे मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तभी ये 5 साल का लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हें पता है जिस दिन मेरी मृत्यु हुई थी, मैंने आकर जो मेरी आत्मा थी ना, मैंने आपको ही आवाज लगाई थी, कहा था कि माँ सो रही हो या जग रही हो। अब ये बात पूरे गांव के लोग सुनते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला कहती है कि हाँ ये तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा था। जबकि उस समय जब उस बेटे का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जब गांव की महिला कह रही थी कि शायद इसको सदमा लगा है, ऐसे कोई नहीं आता, लेकिन जब एक शरीर रूपी 5 साल का बालक कहता है कि माँ मैंने उस दिन, मेरी आत्मा ने
आपको आवाज लगाई थी और आपने हाँ भी बोला था। मैं कहना चाहता था कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, वहां पर जाओ, मुझे देखो, लेकिन उसके बाद मेरी आवाज बंद हो जाती है। शायद ये भगवान का कोई संकेत था। दोस्तों, इस बुजुर्ग महिला को यकीन हो जाता है। ये इस बच्चे को अपने गले लगाती है और कहती है कि लाडेश्वर, वो दिन कौन सा नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो, जिस दिन मैंने तुम्हें पुकारा ना हो। मेरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम मेरे पास आ गए, आज तो मैं बड़ी खुश हूं। और अब वो भगवान का बार बार धन्यवाद करती है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे आया? अब इस बच्चे से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये बच्चा बताता है कि जब मेरी मृत्यु होती है, मैं सभी गांव वालों को देख रहा था, मैं अपने पिता को भी देखता हूँ, और पिता को देखने के बाद भी मैं सब लोगों से बातें करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। तभी यहाँ पर मैं करीबन 1.5 साल तक इधर उधर भटकता हूँ, यानी 1 साल कुछ महीने भटकता है। और ये कहता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ घर के आसपास आने की, लेकिन घर में मैं आ नहीं पाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जब 1.5 साल तक जब मैं भूत बनकर भटकता हूँ, तो उसके बाद मैं लोगों को डराने का भी काम करता हूँ। तालाब पर मैंने कई लोगों को डराया, लेकिन एक दिन मैं इस गांव में पहुंचता हूँ, अजनावर गांव में, और यहाँ पर मैं अपनी माँ के गर्भ में आता हूँ, जो मेरी माँ है। मैं इनके गर्भ में आता हूँ और उसके बाद मेरा जन्म होता है। जन्म के बाद कुछ दिन के लिए मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसके बाद मुझे फिर याद आने लगता है। मुझे अपना पिता याद आता है, अपनी बेटी याद आती है, अपनी माँ याद आती है, और अपनी मरी हुई पत्नी भी याद आती है। मुझे सब कुछ याद आ जाता है। मैं अपने घर में बहुत एक पिता लालसा जग रही थी। पिता कहता है कि बेटा और कुछ बताओ। गांव वाले भी कान लगाकर सुन रहे थे, भीड़ खड़ी थी वहां पर तमाम। तो ये कहता है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि ये बार बार कहता है कि मेरा वो परिवार अच्छा है। मुझे वहां पर अपनी बेटी का ख्याल रखना है। मेरी बेटी की तबीयत भी खराब रहती है, और मेरी बेटी बहुत छोटी है। दरअसल इसकी बेटी को निमोनिया की शिकायत रहती है, जो हर सर्दियों में बरकरार रहती है। तो इसको अपनी बेटी की वो छोटी सी बात भी याद थी कि वो बीमार रहती है, सर्दियों में उसको सर्दी से बचाना पड़ता है। गांव वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उनको वो पल याद आ जाता है जिस पल सूखा इस दुनिया से गया था। लेकिन अब गांव वाले अपने आंसू पोंछते हैं और वही कहते हैं कि मुकेश के रूप में सूखा आ चुका है। दोस्तों, सूखा ने उस दिन से ही, अब यहाँ पर सूखा ने इस परिवार को अपने गले लगा लिया था। कहा था कि मैं तुम्हारी वजह से ही वापस लौट कर आया हूँ, क्योंकि मैं अभी और जीऊंगा, मैं अपनी बेटी का लालन पालन करना चाहता हूँ। तभी गांव वाले लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि बेटी इससे काफी उम्र में बड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उसके मन की तसल्ली थी, वो भी तो पूरी होनी थी। अब गांव वाले कहते हैं कि अच्छा चल, तू सूखा है तो ये बता कि जो भट्टे का मालिक सेठ है उसका नाम क्या है। तो ये 5 साल की उम्र में खड़ा हुआ मुकेश कहता है कि बस इतनी सी बात। सुरेश को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पूरे गांव को सूखा भट्टे पर ले जाता है, जहां पर ईंट बनती है। वहां पर जाने के बाद ये एक कमरे में एक कोने को तलाशता है, यानी इस सुरेश के भट्टे में जो उसका ऑफिस होता है उसमें एक कोने को तलाशता है। मतलब एक सीक्रेट थोड़ी सी जगह थी, उसको खोलकर बताता है और कहता है कि मालिक, इसमें जो खास सामान था वो कहाँ पर गया। अब यहाँ पर भट्टे का जो मालिक होता है, यानी सेठ होता है सुरेश, देखकर इस बच्चे को हैरान हो जाता है। इस स्थान के बारे में केवल 2 ही लोगों को पता था। पहला था सुरेश भट्टे वाला, यानी जो सेठ होता है, और दूसरा था यहाँ पर जो सूखा होता है। सूखा यानी एक राइफल थी, यहाँ पर कोई बंदूक थी या कुछ भी था, एक हथियार था जिसको केवल सूखा को पता था, जिसके बारे में, और इस सुरेश सेठ को। अब यहाँ पर सेठ कह देता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन ये व्यक्ति यानी ये जो बच्चा है ये वही सूखा है जो गांव में मेरा बहुत साथ दिया करता था, जो मेरे कुछ कामों को बिना पैसे के कर दिया करता था। इस सेठ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये इस 5 साल के मुकेश को गले लगा लेता है और कहता है कि तू अब तक कहां पर था। वो कहता है कि जीवन चक्र है, जितना पूरा हो गया इतना निभा लिया, अब तो बस ये है कि आपके साथ आ गया हूं, आपको जान लिया है, आपको पहचान लिया है। दोस्तों, यहाँ पर जब जान पहचान हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। नया रिश्ता कैसे शुरू होता है? अजनावर गांव का रहने वाला मुकेश अब इस परिवार से रिश्ता जोड़ता है। कुछ दिन बाद जो दादी दादा हैं, इसकी बेटी की शादी तय करते हैं, सूखा की बेटी की, जिस वो शादी को रचाने के लिए यहाँ पर आता है, यानी एक पिता की भूमिका निभाता है।
अपने इस जन्म के माँ बाप से कुछ पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद उस बेटी के विवाह में देता है। इसके बाद भी ये अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और माँ इसकी आज भी जीवित है, हमारे और आपके बीच में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। बेटी ससुराल जा चुकी है, पिता इस दुनिया से दूर जा चुका है, केवल माँ रह चुकी हैं जो उसके पिछले जन्म की यादों को ताजा करती है और उस माँ की सेवा करने में ये सूखा उर्फ मुकेश कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अपनी माँ का लालन पालन करता है और उस माँ का ध्यान रखता है, पैसों का भी ख्याल रखता है, क्योंकि आज ये ज्यादा उम्र नहीं है, ये पढ़ रहा है, 10वीं क्लास पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ कोर्स कर रहा है और अब भी वो अपनी बीते जन्म की माँ का बहुत ख्याल रखता है, बहुत ही ख्याल रखता है। ये घटना यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन ये घटना क्या सिखा कर जाती है? हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आज है वही साज है, यानी आज में ही हम जीते हैं, आज को जी लो कल किसने देखा है। नहीं, आपने बीता हुआ भी देखा है, आने वाले को भी देखोगे और जो चल रहा है उसे तो आप देख ही रहे हो। तो कैसे आप गांधारी की तरह आंखों के होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधकर ये कह सकते हैं कि दुनिया गोल नहीं है? कैसे कह सकते हैं? आंखों पर पट्टी बांधने से सृष्टि मिट नहीं जाएगी। जब एक बिल्ली कबूतर को खाने के लिए आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली गायब हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। तो कैसे आप कह सकते हैं, कैसे खंडन कर सकते हैं इन बातों का? नहीं कर सकते ना। हमारा काम है जागरूक करना। कहते हैं कि बहुत सारे संत लोगों को जागरूक करने में अपना जीवन बिता देते हैं। यहाँ पर ना तो मैं कोई संत हूं, लेकिन एक छोटी सी मुहिम शुरू की है आप लोगों के जरिए। अगर आप इस वीडियो को साझा करोगे, शेयर करोगे, तो शायद आपसे ज्यादा लोगों पर ये जानकारी जाएगी और लोगों की आंखें खोलेंगे। अपनी आंखें खोलिए कि आप एक ऐसे मृत्यु लोक में हैं जहां पर कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन ये मृत्यु लोक है। और जब आप उस लोक में जाते हैं जहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर आप मरना चाहते हैं, क्योंकि नरक लोक में मृत्यु नहीं है। वहां पर केवल आपको सजाएं और यातनाएं दी जाती हैं। वहां पर आत्मा चाहती है कि मैं मर जाऊं तो इन सारी यातनाओं से छूट जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या इंसान उल्टा चलता है, ये जीव उल्टा चलता है। अब मृत्यु लोक पर रह रहे हैं, आराम से जीवन बिता रहे हैं। सोच कर देखिए हम किस लिए आए हैं, सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। परिवार के नामों की बारी है। मेरा प्यारा परिवार, अनिल व्यास भाई जो कि मुझे हरियाणा से देखते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। सीमा हमारी बहन जो हमें लखनऊ से देखती है, उनके पति की तबीयत खराब रहती है। मेरी प्यारी बहन, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी ठीक करें। हालांकि बीमारी बहुत गंभीर है। मेरी प्यारी बड़ी बहन, आप ठीक तो होना। सतपाल नारंग भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कविता शर्मा बहुत प्यारी बहन है हमारी। शकुंतला बहन भी रेगुलर कमेंट करती हैं। रविंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सरयू बाला बहुत अच्छी बहन है। दुर्गा बहन आप कैसी हो? दुर्गा बहन भी हमें रेगुलर कमेंट करती हैं। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है, सेवा का काम करती हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। ललिता यादव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मेरी माँ है। रेणु शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ कैसे हो आप? माँ भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिमला दलाल माँ वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। माँ मेरी बहुत आशीर्वाद रखती है मेरे ऊपर। LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेन दास बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। NKJ रविंद्र नाथ बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये नाम मुझे समझ नहीं आया है। यहाँ पर लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोती बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर भाई कैसे हो आप? दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रीता बहुत अच्छी बहन है। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी दिल्ली से मुझे देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। बहुत अच्छे कमेंट आपके होते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। योगमाया साहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से जो नजर नहीं आती हैं, पता नहीं हमारी बहन कहाँ पर हैं, ठीक तो है ना? महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है। हमें सब बहुत अच्छे और एक प्यार भरे इनके कमेंट होते हैं बहन के लिए, बहुत अच्छा। मैं सच में बहुत धन्य हूँ बहनों को पाकर। चंद्रिका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। बबली जांगरा, जिस बहन के बारे में भी कोई संदेश नहीं मिल रहा है,
यशवंती परासर, ये 2 हैं, एक हमारी माँ है और यशवंती परासर हमारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपन दास बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बहन है। सुमन बहन कैसी हो आप? सुनीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना चौधरी बहुत अच्छी बहन है। जयश्री 16-2 बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉक्टर जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं आपके। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मनमा आप कैसे हो? आप ठीक हो? नीता कुंतल और मधु मनमा जो दोनों माएँ मुझे मथुरा से देखती हैं। सीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी बहन कैसे हो? प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू देवशर बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू मेरी प्यारी बहन। अनिल शाक्य भाई फरीदाबाद से देखते हैं। अनिल राज बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पूरे परिवार इतना साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। आप सभी का प्यार विश्वास मुझे यहाँ तक लेकर आया है और शायद मैं आगे भी जाऊंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद।